बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं नील्स बोहर परमाणु मॉडल का सेकंड पार्ट। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कि नील्स बोहर जो थे, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल हमने नाम दिया था क्वांटम अभियांत्रिकी, और इसके अंदर ये साफ चीज बताई गई है कि इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु मॉडल के हिसाब से स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। सबसे पहली चीज कि भाई ये स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा होता क्या है। कोई भी जब हम एक श्वेत प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो प्रिज्म में से गुजारने के बाद देखो क्या होता है कि एक सिंपल सा है कि ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म में से जब एक श्वेत प्रकाश की किरण को इसमें से गुजारा जाता है तो इसके अंदर ये यहां से गुजरने के बाद ये हमें 7 रंग के अंदर परिवर्तित होती हुई, विखंडित होती हुई दिखाई देती है। यूं 7 कलर इसके अंदर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रंग के अंदर दिखाई देती है। और ये 7 रंग जो होते हैं वो एक पट्टी के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रम के जानते हैं, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम की व्याख्या का मुख्य रीजन ये था कि इन्होंने कहा था कि जब एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में छलांग लगाता है, तो छलांग लगाते हैं समय उसके अंदर ऊर्जा जो होती है वो स्पेक्ट्रम के रूप में उत्सर्जित होती है। मतलब कहते हैं ना, छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलती है, तो वो स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देती है। अब हाइड्रोजन के पास में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वह इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा तो उसमें वो जो प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार से हो सकती है, उसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। देखिए आप, सबसे पहली चीज ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे बाह्यतम कक्षा जैसे हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे n बराबर 4 से n बराबर 1 में प्रवेश करता है या छलांग लगाता है ना। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो बाह्यतम कक्षा, जैसे 4 नंबर कक्षा है, उस कक्षा से निम्नतम कक्षा जैसे पहली कक्षा में अगर वो आता है, तो उस स्थिति में उसके आने की संभावना जो होती है वो किस प्रकार से होगी। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से सीधा n बराबर 1 कक्षा में आए तो जब इलेक्ट्रॉन चौथी से सीधी पहली कक्षा में प्रवेश करे तो किस प्रकार से आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें 4 कक्षाएं बतानी है, 1 2 3 और 4। अब ये है n बराबर 4, ये है n बराबर 3, ये है n बराबर 2 और ये है n बराबर 1। यानी इलेक्ट्रॉन जब बाह्यतम से निम्नतम या अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो हमारे पास पहली कंडीशन है कि चौथी कक्षा से सीधा किसमें आ सकता है, पहली कक्षा में प्रवेश कर सकता है। तो चौथी से पहली सीधी इलेक्ट्रॉन को यूं बताइए, पहली संभावना ये बनती है कि जब इलेक्ट्रॉन चौथी से पहले में आता है तो फर्स्ट स्टेप इसका ये हो सकता है कि वह चौथी से सीधा किसके अंदर आ जाए, पहली कक्षा के अंदर आ जाए। सेकंड स्थिति, ध्यान दीजिएगा, सेकंड स्थिति है कि इलेक्ट्रॉन n4 से पहले n बराबर 3 में, उसके बाद n बराबर 3 से n बराबर 1 में आए। ये क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश किस प्रकार से होता है, बाह्यतम कक्षा n4 से n में। तो पहला तो आया n4 से सीधा n1 में,
लेकिन दूसरी बार ये कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पहले चौथी से तीसरी में आएगा, फिर तीसरी से सीधा किस में जाएगा, पहले के अंदर जाएगा। तो उसको किस प्रकार से दर्शाएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसमें देखिए ये है n बराबर 4, ये है n बराबर 3, ये है n बराबर 2 और ये है n बराबर 1। तो पहले चौथी से किस में जाएगा, तो साहब चौथी से जा रहा है तीसरी के अंदर। फिर ये कहता है कि तीसरी से किस में जाएगा, तो कि तीसरी से जाएगा पहली कक्षा में। ये दूसरी संभावना इसके अंदर बनती है। अब तीसरी और चौथी आप बना सकते हो। तीसरी संभावना यूं बनती है साहब कि तीसरी के अंदर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह n4 से पहले n2 में तथा बाद में n बराबर 2 से किस में जाएगा, n बराबर 1 में जाता है। देखो यहां डायरेक्ट गया, यहां क्या हुआ, पहले तीसरी में गया, फिर तीसरी से पहली में आया। और अब इसके अंदर क्या कंडीशन हो जाती है वो देखिए, पहले चौथी से लेके आओ दूसरी के अंदर, ये चौथी से आया दूसरी के अंदर, ठीक है, फिर दूसरी से किसमें प्रवेश करेगा, क्योंकि तो पहली के अंदर प्रवेश करेगा। ये तीन कंडीशन तो यहां हमारे को ध्यान में रखनी है कि जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में छलांग लगाता है तो उसकी क्या संभावना रहेगी, किस प्रकार से वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा। और चौथा पॉइंट जो है ना इसका वो है, वो मैं यहां बता रहा हूं, चौथा स्टेप है कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से पहले n बराबर 3 में, फिर 3 से 2 में और 2 से 1 में भी प्रवेश कर सकता है, में भी प्रवेश करता है। यूं भी हो सकता है, ये कंडीशन थी इसकी, ये कंडीशन इसकी और ये कंडीशन इसकी। अब आप ये अपने आप भी बना सकते हो। कैसे कर सकते हैं, तो देखो इसको छोटा सा बता रहा हूं, 1 2 3 और ये 4, ये n बराबर 4, ये n बराबर 3, ये n बराबर 2, ये n बराबर 1। तो पहले चौथी से लेके आइए तीसरी में, ठीक है, आप तीसरी से लेके आइए दूसरे में, फिर दूसरे से लेके आइए पहले में। इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इस प्रकार से संभावना बनती है कि बाह्यतम से निम्नतम यानी अंदर की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इस प्रकार से बन सकता है। और जब इनको एक साथ देखा गया तो इसमें बताया गया कि हाइड्रोजन के अंदर मुख्य रूप से 6 श्रेणियां बनती है और उन 6 श्रेणियों में हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं, उसको कौन सी कक्षा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और उनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस प्रकार से किया जाएगा। तो पहले हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले हम लेंगे इसमें क्या कौन सी श्रेणियां हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसका रेखा चित्र बनाएंगे। तो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं कि जब हम एक श्वेत प्रकाश की किरण सामान्य जिसमें कई प्रकार मतलब तरंग दैर्ध्य उपस्थित होती है, वो जब प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों के अंदर हमें दिखाई देती है, उसे हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अब हम लेते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये श्रेणियां कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में छलांग लगाता है तो छलांग लगाते समय इसमें 6 प्रकार की श्रेणियां मुख्य रूप से प्राप्त होती है। तो चलिए हम लेते हैं इनकी श्रेणियों को। पहले अपन इसको एक सारणीबद्ध बताएंगे कि कौन कौन सी श्रेणी है, क्या इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
उसके बाद हम इसका रेखा चित्र लेंगे। और रेखा चित्र इसी प्रकार से बनेगा जैसे अभी अपन ने लिया ये। ठीक है, चलिए एक साइड में अपन सारणी ले लेते हैं। देखिए अब श्रेणी, 6 प्रकार की श्रेणियां बनती है इसके अंदर। तो देखो आप सबसे पहले अपन लेते हैं क्रमशः, या यही पूरा ले लेते हैं, फिर आगे क्रमशः संख्या, फिर आता है श्रेणी का नाम, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, उसके बाद कक्षा कौन सी है उसके लिए। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की स्वयं की कक्षा जिसे हम दर्शाते हैं n1 के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन की बाह्य कक्षा जहां से ये प्रवेश करेगा जिसे दर्शाते हैं n2 के द्वारा। ये आपको इसमें देखो किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है इसमें। फिर हम इसका रेखा चित्र लेंगे। तो सबसे पहली श्रेणी है इसके अंदर वो है लाइमैन श्रेणी। एक कौन सी है, लाइमैन श्रेणी भी कह सकते हो या लाइमैन श्रेणी कहते हैं। लाइमैन श्रेणी जो होती है ये परमाणु के अंदर जो k कक्षा है जो नाभिक के सबसे पास में होती है उसको दर्शाई जाती है, और इसकी खुद की स्वयं की जो हम कह सकते हैं कक्षा, जो कहते हैं अपन के स्वयं की कक्षा कौन सी, तो n बराबर 1 होती है, उसका मान क्या होता है, पहली कक्षा होती है। अब ये पहली कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो आएंगे जो बाह्य कक्षा से आते हैं वो दूसरी से भी आ सकते हैं, तीसरी से भी आ सकते हैं, चौथी से भी आ सकते हैं और अनंत तक। मतलब खुद पहले में आता है तो खुद पहली है तो उसमें इलेक्ट्रॉन दूसरी, तीसरी, चौथी से आएंगे। ठीक है, दूसरी श्रेणी बामर श्रेणी। ठीक है, तीसरी आती है ये लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी। ठीक है, चौथी आती है ब्रैकेट, क्या नाम आता है, ब्रैकेट। ठीक है, पांचवी आती है फुंड, कौन सी, फुंड श्रेणी। और छठी श्रेणी आती है वो है हेम्फ्री या हम्फ्री के नाम से जानी जाती है। अब देखो ये के है तो ये आ गया L, इसको दर्शाएंगे M, इसको दर्शाएंगे N, इसको दर्शाएंगे O और इसको दर्शाएंगे P के द्वारा। K L M N O P, यानी देखो ये होता है ना नाभिक, तो ये पहली K, फिर ये L, फिर ये M, फिर ये N, ये O, फिर ये P। इस तरह से जो कक्षाएं होती है उसके हिसाब से बनती है। अब इसमें बामर श्रेणी के लिए कक्षा 2 है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा से आएगा, तीसरी से, तो तीसरी, चौथी, पांचवी से लेके अनंत तक। ध्यान रखिएगा इसमें पहली से नहीं आएगा, ऊपर से आते हैं इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाह्य कक्षा से आ रहा है। ठीक है ना, अब इसमें तीसरी है, इसका मान 3 है तो ये आ जाएगा 4, 5, 6 और इसको आगे प्रदर्शित करेंगे। n ब्रैकेट है, इसका 4 नंबर है ना, ये है 5 और ये है 6। अब चौथे नंबर की ये कक्षा है तो इसमें बाह्यतम कक्षा कौन सी हुई, पांचवी, छठी, तो यहां आ जाएगा 5, 6, 7 ऐसे करके अनंत तक चलते हैं अपन। ठीक है, फिर ये पांचवी कक्षा है तो ये कौन सी हो गई, छठी, सातवीं, आठवीं से आएगा, और ये छठी कक्षा है तो सातवीं, आठवीं और फिर कहां से आएगा, अनंत से इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये हमारे इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से इसमें जो श्रेणियां बनती है वो कौन कौन सी है, पहली लाइमन, दूसरी बामर, तीसरी पाश्चन, चौथी ब्रैकेट, फिर फुंड और फिर हेम्फ्री के नाम से जानी जाती है। इसमें कक्षाओं को KLMN के द्वारा दर्शाया जाता है। हम n का मान 1 रखते हैं, आपको पता है k के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है सभी के लिए। अब ये जिस कक्षा में है उसके बाह्यतम कक्षा कौन सी होगी उसके अनुसार इसमें ध्यान रखना है कि जैसे लाइमन श्रेणी है तो लाइमन में इलेक्ट्रॉन बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री इससे इसमें प्रवेश कर सकते हैं। बामर है तो बामर में पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री से आ सकता है।
पास्टन है तो इसमें से आएंगे, ब्रैकेट है तो इन दोनों में, फुंड है तो इसमें, और बाह्यतम कक्षा हम्फ्री से भी कौन सी होगी, 8वीं कक्षा होगी, क्योंकि यहाँ देखो ये छठी है ना, तो 7वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करेगा। इस तरीके से हमें इसमें ये बताना है कि जितनी श्रेणियां हैं उन श्रेणियों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से, और ये सब चीज किसके द्वारा, स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शाई जाती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम लेते हैं इस स्पेक्ट्रम का रेखा चित्र क्या होगा, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इन श्रेणियों के अंदर छलांग लगाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए, अब हम लेते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वो है रेखा चित्र श्रेणियों का। देखिए, सबसे पहले हमें तो इसमें सभी श्रेणियां बतानी है टोटल नंबर ऑफ के हिसाब से, है ना। चलिए सबसे पहले हम श्रेणियां बनाते हैं। एक, दो, तीन, चार, ज्यादा हो गई, चार, पाँच, छह और ये 7। अब यहां से लेते हैं, देखो आप, ये है n बराबर 1, ये है n बराबर 2, ये है n बराबर 3, 4, ये है 5, ये है 6 और ये है 7। ये इस तरह से हमें श्रेणियां बतानी है। श्रेणियों में सबसे पहली श्रेणी आती है वो है लाइनमैन श्रेणी, दूसरी आती है वो है बामर, तीसरी आती है कौन सी, पास्चन, ठीक है, चौथी आती है अपने कौन सी, ब्रैकेट, पांचवी है फुंड, छठी है हैम्फ्री, और ये 7वीं कोई बाह्यतम कक्षा है, उस कक्षा से इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप, अब हमें इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है कि जैसे n1 हमारी कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, n7 6 5 4 3 और 2 से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 तक संभावना बनती है। तो हम इसके अंदर यूं बताएंगे, जैसे पहला इलेक्ट्रॉन 7वीं कक्षा से आया तो ये सीधा आप इसके अंदर बताओ 1, ठीक है, दूसरा आएगा 6ठी कक्षा से ये 2, तीसरा आएगा 5वीं से ये 3, फिर आएगा इससे ये, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें से आ सकता है और एक संभावना इसमें से बनती है, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब इसमें लाइमन श्रेणी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो इस प्रकार से प्रवेश करेगा, बाह्यतम से, छठे से, फिर ये 5वें से, फिर 4 3 2 से, है ना। अब आप आगे बता सकते हो, आगे के लिए जैसे हम लेते हैं बामर श्रेणी, तो बामर श्रेणी बताओगे ना तो आप इलेक्ट्रॉन यहीं तक बताने हैं, ऐसा नहीं है इसको भी साथ में गिन लो आप, ठीक है। तो अब बामर श्रेणी है ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे थोड़ा सा गैप रख के देते हैं कि ये यहां से सीधा आया इसमें, ये बामर श्रेणी का, ठीक है, फिर यहां से एक संभावना बनती है, उसके बाद यहां से संभावना बनती है, उसके बाद यहां से संभावना बनती है और इसके बाद यहां से, यानी ये कितने आए, 1 2 3 4 5, एक संख्या कम हो गई, ये कितनी थी 6, ये 5। अब पास्चन की बारी आती है, तो पास्चन से हम लेंगे तो पास्चन कहां से आएगा, यहां तक n बराबर 3,
तो n बराबर 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन 7 से 3 में आएगा, है ना। तो पास्ट टेंस अंदर लेते हैं, देखिए ये 7 से तीसरे में एक, फिर 6 से तीसरे के अंदर, फिर 5 से तीसरे के अंदर, और फिर 4 से तीसरे के अंदर। ये संभावना हो गई। ये 4 तरह से संभावना बनती है इसमें 6 तरह से होती है कि इलेक्ट्रॉन सीधा हम्फ्री से आ सकता है या इधर से आ सकता है, इस तरह से यूं आगे से आगे बढ़ता है। अब हम लेते हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट की जब बात की जाती है तो ब्रैकेट 4 नंबर है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर किस तरह से बनेगा, यहां से ये 1, इसमें तो इतने ही है 2, और कितनी आई, ये 3 की संभावना आई, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तो ये संभावना कम होती जाएगी। अब आगे देखते हैं कौन सी है, फुंड। तो फुंड में कहां से आएगा, हम्फ्री, ये हम्फ्री से, और किससे, ये दूसरा बाहर से, और एक हम्फ्री। अब हैम्फ्री आती है तो हैम्फ्री के अंदर तो एक ही होता है, तो इसको एक के द्वारा ही दर्शा दो, ये यहां से इस तरह। तो ये जो हमने स्पेक्ट्रम की व्याख्या बताई है कि ये जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम में ये चीज साफ दी गई है कि इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जन करता है ऊर्जा का या अवशोषण करता है, तो स्पेक्ट्रम की परिभाषा हमने पहले ली थी, तो भाई ये इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये संरचना, ये जो चित्र है, ये है हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम का रेखा चित्र। क्या है, रेखा चित्र है। और इसी चित्र के हम बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, और कितनी श्रेणियां बनती है, 6 श्रेणियां इसके अंदर बनती है। और इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम क्या हुआ, 2 प्रकार से होता है, एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम वह होगा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके और जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में छलांग लगाएगा तो उस समय वह ऊर्जा का जैसे विकिरण के रूप में अगर उत्सर्जन करता है तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा तो उस समय ऊर्जा का वो क्या करता है, अवशोषण ही करता है। तो उसके द्वारा अवशोषण करने के दौरान जो विकिरण होते हैं उसमें बनते हैं वही स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देते हैं, वो कहलाता है कौन सा, अवशोषण स्पेक्ट्रम। और वास्तव में देखा जाए तो स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है, एक होता है सतत और एक होता है रेखीय। और यहाँ हम जो ये ले रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु का, ये रेखीय स्पेक्ट्रम है, इस तरह से हमें रेखाओं के रूप में दिखाई देता है। और एक होता है सतत, जो क्या होगा, लगातार रहेगा, सतत, एक साथ सतत ना होकर, कहते हैं ना छोटे छोटे मंडलों में, लगातार वाला नहीं है, इसमें अलग प्रकार से दर्शाया जाता है। तो ये थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेंगे कि जो नील्स बोर का ये जो परमाणु मॉडल है, इस परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट इसका नील्स बोहर का पॉइंट यहीं पर खत्म होगा, जिसमें हम लेंगे नील्स बोहर परमाणु मॉडल की कमियां, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ये नोट करते जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।